हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का स्कोप है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। हमने वर्क डन पहले भी फाइंड किया है। वो वर्क डन हमने ग्राफ के मेथड से फाइंड किया था। प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ से हमने वर्क डन निकाला था। आज हम लोग वर्क डन पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होंगे। आपको बताया था मैंने वर्क डन के लिए एवरग्रीन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 2v²। हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब आप देखो P की तो वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है 2v², तो हम यहां पर P की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 2v² और dv। अब इसकी लिमिट क्या रहेगी इंटीग्रेशन की, v1 से लेकर के v2 तक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, 2 बाहर आ जाएगा, v² dv कितनी हो जाएगी v³/3, v³/3। तो आप देखो ये 3 तो बाहर आ गया और वॉल्यूम की लिमिट क्या है v1 से लेकर के v2 तक। अब इसको इधर लिख लेते हैं 2/3 v2 की पावर 3 माइनस v1 की पावर 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक प्रोसेस है जिसमें दे रखा है P इज इक्वल टू α/t। एक प्रोसेस है जिसमें दे रखी है हमको P इज इक्वल टू α/t, यानी इस पर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के टर्म में है, अल्फा कोई कांस्टेंट है। हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम T0 टू 2T0, यानी टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हैं T0 से लेकर के 2T0 तक। अब कहा जा रहा है आपसे कि आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब आप देखिए W बराबर कितना, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, यहां तक में कोई चेंज नहीं। अब क्या करते हैं, हमको क्या क्या चीजें चाहिए। एक तो प्रेशर, तो प्रेशर तो हम कहां से लिख देंगे α/t से लिख देंगे, लेकिन हमको dv चाहिए होगा। अब dv कैसे कैलकुलेट करें, अब आप देखिए इधर आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, pv इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन कितना है, pv इज इक्वल टू nRT। t की वैल्यू कितनी दे रखी है α/t। इस इक्वेशन में t की जगह पर कितना रख दोगे α/t इंटू v बराबर कितना nRT। अब आप देखो v कितना हो जाएगा nR/α, t इंटू t कितना हो गया t²। अब इस v को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dv। और इधर से देखिए nR/α, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और t² की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 2t, और t की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी तो dt। अब आप देखो dv आ गई हमारे पास, और प्रेशर की जगह प्रेशर, ये जो dv आया वो टेम्परेचर के टर्म में आया है, और जो प्रेशर है वो ऑलरेडी हमको टेम्परेचर के टर्म में गिवन है, तो इसको डायरेक्टली रख सकते हैं यहाँ पे pdv। p कितनी α/t, और dv कितना हो जाएगा देखो ध्यान से nR/α इंटू 2t dt। ठीक है। अब इसकी लिमिट ले लेंगे कहां से कहां तक, T0 से लेकर के 2T0 तक। अब आप देखो इस t से ये वाला t कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2nR तो बाहर आ गई, 2nR की वैल्यू बाहर आ गई। इसको बाहर कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 2nR, और यहाँ पे dt है, तो dt का इंटीग्रेशन कितना t हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है T0 से लेकर के 2T0 तक इसकी लिमिट है। रख दीजिए वैल्यू, तो 2nR 2T0 माइनस T0 कितना हो जाएगा T0। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इफ v इज इक्वल टू t²। इस बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक प्रोसेस है जिसमें दे रखी है वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी आपको दे रखा है ऐसा v इज इक्वल टू t²। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू t²। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर कहता है आपको
वर्क डन निकालिए, कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम T1 टू T2, यानी टेम्परेचर को राइज कराया गया है T1 से लेकर के T2 तक। तो कैसे करेंगे देखिए आप, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब आप देखो P तो मालूम ही नहीं हमको, हम क्या जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो P बराबर कितना हो जाएगा nRT अपॉन V लिख सकते हैं। तो चलिए P की जगह तो क्या रख देंगे इंटू dV। अब आप देखो dV कितना हो जाएगा, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t dt, 2t dt। ठीक, अब आप देखो t इंटू टी कितना t स्क्वायर, टी स्क्वायर किसके बराबर v के बराबर। क्या इसको और इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब आप देखो कितनी आ गई वैल्यू, टेम्परेचर तो T1 से T2 तक जा रहा था, nR को बाहर कर लेंगे और 2nR को बाहर कर लेंगे और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और लिमिट क्या रख देंगे T2 माइनस T1। यहां से हमको मिल जाएगी वर्क डन की वैल्यू। इसको फिर से समझिए, v इज इक्वल टू दे रखा है आपको t स्क्वायर, कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 में। इस बार देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन दे दिया। हम तो जानते हैं वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो P की जगह अपन क्या लिख सकते हैं nRT अपॉन V। कहां से लिखेंगे PV बराबर nRT, तो P की जगह nRT बाय V लिख देंगे। यहां पे dV चाहिए, तो V तो है t स्क्वायर, तो dV कितना होगा 2t dt रख दिया यहां पे। अब आप देखो t इंटू टी कितना t स्क्वायर, और ये कितना है v, तो t स्क्वायर किसके बराबर v के बराबर, तो v से ये t स्क्वायर हो गया कैंसिल। और यहां पर अब आप देखो 2nR तो बाहर आ गई और यहां पर कितना हो गया T2 माइनस T1, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से हमको वर्क डन निकालनी है, फाइंड वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2। अब देखो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। सॉल्यूशन, वर्क डन निकालने का तरीका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब आप देखो इस P को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो PV स्क्वायर बराबर सम कांस्टेंट, सपोज कर लो ये C है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C बाय V स्क्वायर। तो P को क्या लिख सकते हैं V की पावर माइनस 2 इंटू कितना C, यहां पर रख देंगे P की जगह कितना रख देंगे C V की पावर माइनस 2 इंटू dV, V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेशन। अब आप देखो C को कर लेंगे बाहर, V की पावर माइनस 2 dV का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए v की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में कितना माइनस 2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां ले लेंगे v1 से लेकर के v2 तक इंटीग्रेशन की लिमिट ले लेंगे। अब आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं C तो हमारा बाहर आ गया, माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1, तो चलो इसको एक बार यहां पर लिख लो आप। और ये कितना v की पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया v की पावर माइनस 1, और v की पावर अगर माइनस 1 है और यहां पर कितना v1 से लेकर के v2 तक, यही तो हमारा वर्क डन आ रहा है। अब इसको और क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं c बाय माइनस 1। ध्यान से देखोगे v की पावर माइनस 1, यानी ये कितना हो गया 1 बाय v, और 1 बाय v और अपर लिमिट कितना v2, लोअर लिमिट कितना v1, तो यहां क्या लिखेंगे 1 बाय v2 माइनस कितना 1 बाय v1। अब इस माइनस 1 को उठा के अंदर ले जाओ, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो c और ये वाली वैल्यू कितनी 1 बाय v1 माइनस कितना 1 बाय v2, यही हो गया हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, वर्क डन कितना आ गया W बराबर C
1/v1 माइनस 1/v2। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, ठीक, वही एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक और पोटेंशियल वाली। लेकिन हमको पता है कि हम जो गैस एज्यूम कर रहे हैं वो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, आइडियल गैस के पास टोटल के टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी, अब आप लिख लो, इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड configuration of the molecules. Internal energy is the energy possessed due to configuration and molecular motion of the gases. तो इंटरनल एनर्जी को डिनोट किया जाता है U से। तो इंटरनल एनर्जी दो तरह की हो सकती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान के चलते हैं, ये आइडियल है और आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, जीरो। तो जो भी एनर्जी होगी वह कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक होती है, तो इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कितना होता है, mCV इंटू T होता है। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। कई बार आपको आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना, तो U तो है इंटरनल एनर्जी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U। जब इसको डेल्टा U कहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, mCV इंटू कितना, डेल्टा T। अब देखो आपको याद रखना है CV की वैल्यू क्या होती है, एक तो होती है FR/2, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और R तो गैस कांस्टेंट है, अपॉन में T। एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CV इज इक्वल टू R/γ-1। इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे यूज करेंगे। फिलहाल हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंटरनल एनर्जी mCV/T होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, mCV डेल्टा T होती है। CV की वैल्यू FR/2 और एक और वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ गामा, R/γ-1। गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ठीक, अब आइए अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या है। ठीक, ये क्या था, इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इनिशियल थर्मोडायनेमिकल स्टेट is same as the final thermodynamical state are called cyclic process. A process in which cyclic process a process in which initial thermodynamical state is equal to final thermodynamical state. थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स क्या होते हैं, जो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं। आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसका मतलब अगर इफ P1 या अपन बोले P इनिशियल बराबर P फाइनल, V इनिशियल बराबर V फाइनल एंड T इनिशियल बराबर T फाइनल, सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि कोई भी साइकिल एक जगह से स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ दोबारा वहीं पर आ गया, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें सपोज कर लो एक प्रोसेस ऐसा होता है, A to B, B to C, C to D एंड D to A, यानी ये प्रोसेस A से स्टार्ट हुआ घूम के A पर आ गया, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। अब आप देखो A से स्टार्ट हुआ, A से B, B से C, C से D और D से A आ गया, यानी इनिशियली जो प्रेशर था P इनिशियल वही P फाइनल रह गया, V इनिशियल जो था वही V फाइनल हो गया। भले बीच में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुए हैं लेकिन इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम।
तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा, जो टी इनिशियल वही टी फाइनल। तो जहां कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस होता है तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या हो जाती है, जीरो। ये आपको याद रखना है। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि डेल्टा यू बराबर कितना था, एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू कितने के बराबर था, एनसीवी डेल्टा टी के। अब टी इनिशियल बराबर टी फाइनल, तो डेल्टा यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात आती है, अगर ऐसा हो गया ये वाला प्रोसेस, जैसे आप देखो तो अगर मान लो ए से बी जा रहे हैं, ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से सी में एक्सपांशन हो रहा है, सी से डी में फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो इस तरह से क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो जाता, ऐसा वाला यही प्रोसेस अगर ऐसा हो जाता, हम क्या बोलते, वर्क डन नेगेटिव। यानी अपन बोलेंगे पॉजिटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज में क्या होगी, पॉजिटिव, एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आप देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि सप्लाइड की गई हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वर्क डन एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी, और रेस्ट अपन कह सकते रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी यूटिलाइजिंग इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। लेकिन जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होंगे उन सभी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट दी गई होगी वो टोटल के टोटल हीट काहे में यूज हो गया होगा, वर्क डन में यूज हो गया होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम लोग FLT लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। यानी जो भी आपने हीट सप्लाई किया वो टोटल के टोटल वर्क डन में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये था साइक्लिक प्रोसेस। याद ये भी रखना है, अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। कई तरह के हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी तरह का। आपको खाली याद क्या रखना है, इफ इनिशियल थर्मोडायनेमिकल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल थर्मोडायनेमिकल स्टेट, देन वी कैन से कि प्रोसेस इज साइक्लिक। ठीक, और जहां कहीं भी साइक्लिक प्रोसेस होगा वहां पे ये भी याद रखना है, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये भी स्टार पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग लगाएंगे तो जो भी एनर्जी अपन ने दी है वो टोटल के टोटल वर्क डन में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वेरी स्लो प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही स्लो। जैसे बॉइलिंग प्रोसेस होता है, या फिर मेल्टिंग प्रोसेस। जैसे मेल्टिंग प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस। और वो पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर जो अवेलेबल है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर बनाता है। यानी कह सकते हैं क्या, स्टेट कन्वर्जन प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या करता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इट ओबेज बॉयल्स लॉ। ये क्या करता है, बॉयल के रूल को ओबे करता है, ओबेज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगी तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक, अब आप देखो इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे एक तो इंडिकेटर डायग्राम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ कैसा बनता है वो देखते हैं। देखिए इस तरह से बनेगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला बनेगा ना। देखिए प्रेशर वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सपोज कर लो ये कोई प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि टेम्परेचर T1 पे हैपनिंग हो रहा है। एक और कोई दूसरा प्रोसेस ले लेते जो कि मान लीजिए कि T2 टेम्परेचर पे हो रहा है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि T1 बड़ा है या फिर T2 बड़ा है, कौन सा प्रोसेस बड़ा है। अब आप देखो हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए एक ऐसा हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से एक यहां पर भी, एक यहां पर भी। ये अगर देखो आप वॉल्यूम का ग्राफ है और ये ऐसा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन प्रोसेस। क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम आप देखो इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, इस जगह पर वॉल्यूम कितना V1, इस जगह पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा V2। प्रेशर तो दोनों जगह के लिए सेम ही रहेगा। अब आप सिंपली अप्लाई कर दो PV इज इक्वल टू nRT। तो देखो पहले वाले के लिए कितना होगा, PV1 बराबर कितना nRT1, और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, PV2 बराबर कितना nRT2। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो आप NR से NR कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, हमारे पास निकल के क्या आया, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब आप खुद ही देख लो, V1 इज लेस देन V2, क्योंकि क्या हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा था। हम क्या कहेंगे, V1 इज लेस देन V2। अगर V1 कम है V2 ज्यादा है तो यहां पर क्या होगी, T1 कम होगी और अगर PV कांस्टेंट है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, P को बाहर रखेंगे, V का डिफरेंशिएशन कितना dV प्लस V को बाहर करेंगे, P का डिफरेंशिएशन कितना dP और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। अब आप देखो P dV इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ V dP। अब आप देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं dP अपॉन dV, इसको क्या लिख रहा हूं dP अपॉन dV, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का P अपॉन V। dP अपॉन dV क्या हो गया, माइनस का P अपॉन V। dP अपॉन dV ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्लोप। और स्लोप कैसी मिली हमको, नेगेटिव स्लोप मिली। आप देखो इसको ग्राफ से, इस ग्राफ में इस वाले एक्सिस पर वॉल्यूम, इस वाले एक्सिस पर प्रेशर। तो आपको तो पता ही है कि ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। किसी भी जगह पर आप स्लोप ड्रॉ करके देखो, यानी इस पर क्या करेंगे, एक पॉइंट हमने अपने मन से चूज किया और उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट लगा देंगे। अब इस पर जो एक टेंजेंट लगेगी वही तो इसकी स्लोप होती है, ये टेंजेंट। अब ये देखो, ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, वो कैसी एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है, स्लोप का नेगेटिव होना। इसीलिए ये वाली स्लोप कितनी आई, माइनस P/V। ये आपको याद भी रखना है, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए सबस्क्रिप्ट में आप T लगा सकते हो, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसमें स्लोप की वैल्यू क्या होती है, माइनस P अपॉन V। ये याद रखना है, ठीक। अब चलिए आगे, अब हम लोग देखेंगे इसी प्रोसेस में स्लोप हो गया। अब देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो देखिए फिर से वही बात, PV बराबर कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो PV कितना कांस्टेंट, फिर से वही बात, PdV प्लस VdP बराबर 0। ठीक, अब आप देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसा, PdV बराबर माइनस ऑफ VdP। तो P कितना हो जाएगा, माइनस का V dP अपॉन dV। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। ये किसका फॉर्मूला होता था, ये तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता था। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में
जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? प्रेशर के बराबर होगी। यानी आप ये कह सकते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी इसको हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देते? टी। यानी आप कह सकते हो ईटी इज इक्वल टू कितना? प्रेशर के बराबर। और प्रेशर कितना है? अगर मान लीजिए एनटीपी पर मेजर करा जाए तो प्रेशर कितनी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितनी होती है? एनटीपी पर। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वैल्यू क्या हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में ही वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक, जहां कहीं भी आइसोथर्मल प्रोसेस आए, आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे पहचानेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस गिवन होगा या फिर आपको गिवन होगा क्या कि स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। वर्क डन निकालने का तो यही तरीका है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाता है? पीडीवी। अब देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं? पीवी बराबर कितना होता है? एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी को आप क्या लिख सकते हो? एनआरटी अपॉन वी। तो यहां पर पुट कर दो, पी की जगह कितनी? एनआरटी अपॉन वी, और इनटू में कितना है देखो? डीवी। सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम इनिशियल कितनी थी? वी इनिशियल थी वी आई, और वी फाइनल कितनी थी? वी एफ। आप V1 से V2 भी ले सकते हो। ठीक, अब आप देखो एनआरटी को तो डायरेक्ट अपन बाहर कर लेते हैं, और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन कितना होगा? वी इनिशियल से वी फाइनल। तो आप देखो डीवी बाई वी का तो इंटीग्रेशन होगा लॉग वी। इसको लिख क्या सकते हैं? एनआरटी लॉग वी। और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी? वी इनिशियल से वी फाइनल। अब आप देखो वी फाइनल रखेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वी फाइनल माइनस लॉग ई वी इनिशियल। ठीक है ना? अब ये जो होगा तो log m माइनस log n हो जाएगा, और log m माइनस log n को क्या लिखते हैं? log m अपॉन n। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कितना? nRT log बेस e, और यहां क्या लिखेंगे? v फाइनल अपॉन में v इनिशियल। ठीक है, और इसी चीज को आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो हम क्या बोल सकते हैं? पी इनिशियल वी इनिशियल बराबर पी फाइनल वी फाइनल। अब आप देखो वॉल्यूम कैसा है, अगर वी इनिशियल बाय वी फाइनल लिखा जाए या फिर वी फाइनल बाय वी इनिशियल, इसी चीज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग? पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। यानी इसी इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, W इज इक्वल टू nRT log E P इनिशियल अपॉन P फाइनल। आप चाहो तो इसको नेचुरल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते, लॉग के बेस 10 में। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस 10 में अगर हम लोग लिखे तो W इज इक्वल टू 2.303 log 10 P इनिशियल अपॉन nRT, 2.303 nRT log 10 P इनिशियल अपॉन P फाइनल। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 2.303 nRT log 10 V final upon V initial. This is the amount of work done in isothermal process. अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, dq इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा w। तो आप देखो अप्लाइंग FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या था, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस कितना, डेल्टा डब्ल्यू। अब आप देखो डेल्टा यू इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा था, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब टी इनिशियल बराबर टी फाइनल, दैट इज डेल्टा यू कितना, 0। यानी कि इस सिस्टम में जो हीट सप्लाइड की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। अब आप जरा सोचो, ये जो वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड करी है, चलो उसको लिख देता हूं मैं, 2.303 nRT log 10 P इनिशियल अपॉन में कितना, P फाइनल, या फिर आप लिख सकते हो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ रही होगी, यानी अगर एक्सपांशन प्रोसेस होगा तो वर्क डन क्या आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब सिस्टम को हमने हीट सप्लाई करी होगी। और अगर कंप्रेशन प्रोसेस होगा, उस सिचुएशन में वॉल्यूम कम हो रही होगी, और वॉल्यूम कम हो रही होगी यानी वर्क डन नेगेटिव हो रहा होगा। वर्क डन नेगेटिव यानी डेल्टा क्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हीट क्या हो रही होगी, उससे टेकन हो रही होगी, हीट को निकाली जा रही होगी, राइट। तो ये था आपका क्या, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वेरी स्लो प्रोसेस होती है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का। ठीक, हम लोग जब इसका स्लोप फाइंड करते हैं तो डीपी बाई डीवी कितना आता था, माइनस पी बाई वी। ठीक, और स्लोप नेगेटिव आने का रीजन क्या था कि जो टेंजेंट ड्रॉ करते थे वह टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी वह एंगल 90 से ज्यादा थे, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट, यानी दिस लॉ या दिस प्रोसेस ओबेज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम क्या बोल सकते हैं, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 एंड सो ऑन। ये तो हुआ V बाई T बराबर कितना, कांस्टेंट। अब देखो इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसा होगा, इसका इंडिकेटर डायग्राम के लिए प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, सिंपली कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। इसका इंडिकेटर डायग्राम देखिए, इंडिकेटर डायग्राम इंडिकेटर डायग्राम में सिंपली अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है या प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, कोई सा भी ग्राफ है, तो प्रेशर को क्या रखना है, इसमें कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। इसमें देखिए स्लोप कितनी होती है, स्लोप माने क्या, dP अपॉन dV। अब आप देखो प्रेशर तो चेंज हो ही नहीं रहा, यानी चेंज इन प्रेशर कितना, 0, तो 0 बाय समथिंग कितना, 0, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0 हो जाएगी इस वाले प्रोसेस में। अब देखो आप इसी प्रोसेस में मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जिसको अपन बोलते थे लास्ट क्लास में आइसोथर्मल वाले में ईटी की वैल्यू वहां पर हमने फाइंड करी थी। और यहां पर देखो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू इस वाले प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एक्चुअली मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हम लोग लिखते थे बल्क मॉडुलस से, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस को मान लीजिए हम लोग बी बोल देते, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। और ये वाली वैल्यू तो फिर से 0, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होती है, 0 होती है। अब देखो आप आइसोबैरिक प्रोसेस में ही हम लोग वर्क डन की वैल्यू देखेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे। तो आप देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन, तो वर्क डन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी।
और सिंपली तो प्रेशर तो क्या रहता है, कांस्टेंट, बदलेगा क्या, वॉल्यूम। तो वर्डन को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली P और dV का इंटीग्रेशन कितना, V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इनिशियल लिख सकते हैं। V इनिशियल से लेकर के V फाइनल तक में यही तो वर्डन है। ये वर्डन आ गई आइसोबैरिक प्रोसेस में। और आइसोबैरिक प्रोसेस में ही इसमें सपोज कर लो कि अगर ऐसा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है और अपन जानते हैं PV बराबर nRTV होता है, तो इसी को इस फॉर्मेट, टेम्परेचर के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। माने आप कह सकते हैं nRT फाइनल माइनस कितना, T इनिशियल, ये भी आप लिख सकते हो वर्डन के लिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देंगे हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जब अपन FLT लगाएंगे तो क्या होगा, FLT अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो आप डेल्टा Q बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और डेल्टा U तो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर तो बदलता है। तो डेल्टा U के लिए क्या फॉर्मूला था, NCV डेल्टा T प्लस डेल्टा W के लिए अभी तुरंत हमने फॉर्मूला निकाला है nRT फाइनल माइनस T इनिशियल, या आप ये भी कह सकते हो nR डेल्टा T। अब आप देखो n डेल्टा T तो दोनों में कॉमन हो गया, तो n डेल्टा T कॉमन हो गया, CV प्लस R, और CV प्लस R क्या होता है, मेयर्स इक्वेशन से CP, क्योंकि मेयर्स फॉर्मूला था ना CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV प्लस R कितनी हो जाएगी, CP के बराबर। अपन इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मींस heat supplied at constant pressure is equal to NCP delta T. This was our isobaric process.